मैं जब भी अपनी बीवी को उसके मायके छोड़ता था तो मेरी बीवी जो सूट पहनती थी वैसी हूबहू सूट मैंने अपने हमसाए की छत पर देखता तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था, क्योंकि उसका मायका बहुत दूर था। तो ये ड्रेस यहाँ कैसे? एक दिन मुझे शक हुआ तो मैंने पड़ोसी के छत पर टंगे हुए सूट को साइड से थोड़ा फाड़ा और अपने ससुराल बीवी को देखने गया। मेरे पहुंचने के बाद जैसे ही बीवी ने दरवाजा खोला मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि उसका सूट तो जब मैं ऑफिस से थक कर घर पहुंचा उस वक्त मैंने अनोशे को तैयार खड़ा देखा। उसने सुर्ख रंग का बहुत ही खूबसूरत सूट पहना हुआ था। उसे देखते ही मेरी सारी थकन दूर हो गई, लेकिन जैसे ही उसने कहा कि उसे अपने मायके जाना है और वो इसलिए तैयार हुई है तो मेरा सारा मूड ऑफ हो गया। देखो अनोशे, तुम कल चली जाना, मैं आज बहुत थक गया हूँ। मैंने उसे टालने की बहुत कोशिश की लेकिन वो अपनी जिद पर ही अड़ी रही। नहीं यूसुफ, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, प्लीज आप मुझे छोड़ के आ जाए। इसकी बात सुनकर मैंने हाँ कह दिया। हमारी शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था और वो लगभग हर हफ्ते ही मायके जाया करती थी। फिर भी उसका दिल नहीं भरता था, लेकिन मैं क्या करता, मुझे अनोशे से बेइंतहा मोहब्बत जो हो गई थी, इसलिए इसकी किसी बात को टालना मुश्किल हो जाता था। मजबूरन मैंने थोड़ा इंतजार करने को कहा और फ्रेश होकर उसको उसके मायके पहुंचा के आ गया। उसने कहा था कि रात को मैं उसे लेने आ जाऊं। मैं जल्दी से वापस लौटा क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था और आज मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन मैं अनोशे को इस बारे में नहीं कह पाया। मैंने जैसे अपने गेट के सामने अपनी कार रोकी तो अचानक मेरी नजर मेरे पड़ोसी के घर की तरफ गई। तो मुझे देखकर बड़ा झटका लगा, क्योंकि उनकी छत पर एक सूट लटक रहा था और हूबहू वही सूट मैंने अभी अभी अनोशे को पहने हुए देखा था। बिल्कुल वही और वही प्रिंट में काफी देर तक उसे देखता रहा। कैसा अजीब इत्तेफाक है, मैंने दिल ही दिल में सोचा कि हो सकता है अनोशे और भाभी ने एक साथ ही शॉपिंग की हो, इसलिए एक जैसा सूट खरीदा हो। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था और जैसे ही चौकीदार ने गेट खोला मैं कार अंदर ले गया। मैंने नौकर को कहा कि कोई मुझे तंग ना करे, मैं थोड़ी देर आराम करने जा रहा हूँ। उस दिन मैंने उस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि अक्सर ऐसे इत्तेफाक होते रहते हैं। मैं रात के वक्त अनोशे को वापस लेकर आया था, लेकिन मैं इससे ये बात बताना भूल गया कि यही ड्रेस हमारे वाली पड़ोसी के पास भी है। लेकिन 2 दिन बाद मेरी हैरानी की इंतहा ना रही जब अनोशे ने मुझे बताया कि वो अपने मायके जाना चाहती है, क्योंकि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। उस वक्त वो पीले रंग के सूट में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने उसकी तरफ प्यार भरी नजरों से देखा, वो आज भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने उसे उसके मायके पहुंचाया, लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा तो दंग रह गया, क्योंकि मेरे पड़ोसी के छत पे आज भी वही सूट लटक रहा था जो आज अनोशे ने जाते वक्त पहना हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता था? मुझे बहुत अजीब सा लगा, लेकिन इस बार मैंने उसे फिर सिर्फ एक इत्तेफाक समझा और अपने काम पर लग गया। लेकिन जब तीसरी बार ऐसा हुआ तो मेरी सोच शक में बदल गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनोशे मायके का बोल कर मेरे पड़ोसी के घर जाया करती हो? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं खुद उसे अभी अभी मायके छोड़कर आया था और उसका मायका काफी दूर भी था। ये सब इतनी जल्दी कैसे हो सकता था? लेकिन उस दिन मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपने ससुराल की तरफ कार दौड़ाई और मैं जैसे ही वहां पहुंचा तो देखा कि अनुशे उसी सूट में थी और वहां सब मुझे देखकर हैरान रह गए। यूसुफ, आप अभी तक गए नहीं? उसने हैरानी से पूछा तो मैं कुछ शर्मा सा गया और मन ही मन खुद को टोकने लगा। मैं कितनी बेवकूफ भरी बातें सोच रहा था। अनुशे के माँ बाप का घर तो हमारे घर से काफी दूर था, भला वो वहां कैसे जा सकती थी? मैंने दिल ही दिल में अपने आप को धुतकारा और घर वापस लौट आया और अपने पड़ोसी इमरान के घर की तरफ देखा, जहाँ वही सूट अभी तक लटका हुआ था। मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं आ रहा था। इत्तेफाक 1 या 2 बार हो सकता है, लेकिन बार बार नहीं। लेकिन मैं ये बात जबान पर लाने से डरता था। अभी मेरी शादी को दिन ही कितने हुए थे और अनुशे को मेरी बात से कितनी तकलीफ हो सकती है, ये सोचकर मैं चुप हो गया। मुझे वो दिन याद आ रहा था जिस दिन मेरी शादी हुई थी और मैं अनुशे को दुल्हन बनाकर घर ले आया था। उस दिन मेरा पड़ोसी इमरान मेरे घर मुबारक देने आया था और उसने माफी मांगी कि वो शादी में नहीं आ सका, क्योंकि आज उसकी भी शादी थी। इसकी बात सुनकर मुझे हैरानगी हुई। मैंने कहा, सच में? मैंने मुस्कुराकर उसे गले लगाकर मुबारक दी और उसने अपने लाए हुए मिठाई के डब्बे में से गुलाब जामुन निकाल कर जबरदस्ती मुझे खिलाया। वो बहुत खुश लग रहा था अपनी शादी से। खैर, खुश तो मैं भी बहुत था।
मेरी भी अरेंज मैरिज थी। अनुषे को जब मैंने पहली बार देखा था उसी वक्त उसे दिल दे बैठा था। वो मेरी सेक्रेटरी से मिलने मेरे ऑफिस आई थी। वो मेरी सेक्रेटरी आयशा की दोस्त थी और उन दोनों को शॉपिंग के बाद एक साथ लंच पे जाना था, जिसके लिए आयशा ने मुझसे पहले ही छुट्टी ले ली थी और मुझे भी उसी वक्त किसी काम से बाहर जाना था। जैसे मैं अपनी कैबिन से निकला तो सीधा अनुषे के ऊपर मेरी नजर पड़ी और फिर मैंने उसे देखा तो देखता ही रह गया। वो इस तरह मुझे अपनी तरफ देखता पाकर हिचकिचाहट महसूस करने लगी और मैंने जल्द अपनी नजरों का रुख मोड़ दिया। मैं ना चाहते हुए भी वहां से निकल आया और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा वो दोनों मेरे पीछे ही बातें करते हुए निकली थी। अनुषे आयशा की किसी बात पर खिलखिला कर हंसी थी और इसके लंबे बाल हवा में लहराते हुए इसके चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें वो बार बार पीछे कर रही थी। मैंने मौका देकर आयशा से कहा कि अगर वो चाहे तो मैं उन्हें लिफ्ट दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी उस तरफ ही जाना है। मैंने झूठ बोला, लेकिन मुझे उस तरफ नहीं जाना था जिस तरफ उन्होंने जाना था, मगर दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने उनसे कहा था। मेरी बात पर आयशा बहुत खुश हुई और अनुषे का हाथ पकड़कर कार में बैठ गई, लेकिन अनुषे झिझकते हुए बैठी थी। मेरा दिल जैसे हवाओं में उड़ने लगा था। उस वक्त मैं उसको ही देखे जा रहा था और मैंने उसी दिन ही फैसला कर लिया था कि अपना जीवन साथी सिर्फ और सिर्फ अनुषे को ही बनाऊंगा। मैं उसकी मोहब्बत में इस तरह कैद हो चुका था कि मुझे सब्र भी ना हो सका और 2 दिन बाद ही आयशा से सब कुछ कह दिया। वो मेरी बात सुनकर बहुत खुश हो गई और उसी ने बताया कि अनुषे एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती है और जॉब करके अपने माँ बाप की और अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती है। आयशा, मुझे उसके बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं, बस मुझे वो पसंद है। अब आप मुझे बताएं कि मैं कब उनके घर जा सकता हूँ। मैंने पूछा तो उसने मुझे जल्दी बताने का वादा किया और इसी तरह कुछ दिनों के बाद मैं अपनी मामा को लेकर उनके घर चला गया, जहाँ हमारा बड़े अच्छे से वेलकम किया गया और पहले ही मुलाकात में रिश्ता मंजूर कर लिया गया। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना रहा था। माँ भी तैयारी में लग गई थी, क्योंकि वो मेरे साथ नहीं रहती थी। इनका अपने घर के सिवा कहीं दिल नहीं लगता था, जबकि मैं जॉब की वजह से लाहौर में रहता था, जहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी में मुझे एक बड़ी पोस्ट पर रखा गया था और ये बंगला कार सब उन्हीं की तरफ से था। मुझे बहुत अच्छा पैकेज दिया जाता था और बोनस वगैरह मिलता था और अगर कभी मुल्क से बाहर जाना होता था तो कंपनी और ज्यादा पैसे देती थी। मैं अपनी जॉब और लाइफस्टाइल से बहुत खुश था और जब से अनुषे मेरी जिंदगी में आई थी तब से तो लगता था कि कोई कमी नहीं थी जिंदगी में। मैं हर वक्त खुदा का शुक्रिया अदा करता था। अनुषे भी मेरा बहुत ख्याल रखा करती थी और वो हर तरह से एक बेहतरीन जीवन साथी साबित हुई थी। लेकिन जब से ये सूट वाला सिलसिला शुरू हो गया था मेरी तो रातों की नींद हराम हो गई थी। अब तो मैं अनुषे से भी नहीं कह सकता था। वो जब भी मायके जाने का कहती तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। एक दिन तो मैं चिल्ला उठा, सारा दिन माँ के घर पे जाने क्या सोचती रहती हो? तुम एक बार भी ये नहीं सोचती कि मैं क्या चाहता हूँ? मेरी आवाज तेज हो गई थी, जिसे सुनकर वो डर गई। क्या हुआ यूसुफ, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? वो अचानक से रोने लगी और उसके खूबसूरत चेहरे पर डर के निशान थे, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। मेरा दिल उसे देखकर पिघल गया और मैंने अपने इस रवैये के लिए उससे माफी मांगी और उसे गले से लगाया और कुछ ही देर बाद मैं उसे मायके छोड़कर आ गया। लेकिन लौटते वक्त वही सूट मुझे इमरान के घर पे लटकता हुआ दिखाई दिया। मुझे डर लगने लगा था। मैंने अपनी कनपट्टियों को दबाना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे सर पर हथौड़े बरसा रहा हो। हर बार मैं सच्चाई जानने के लिए वापस जाया करता और अनुषे और उसके घर वाले मुझे अजीब नजरों से देखा करते और मैं कोई ये बहाना बनाकर उल्टे कदमों से वहां से वापस आ जाता। क्या हो रहा था मेरे साथ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब तो अनुषे भी मुझसे नाराज रहने लगी थी। मैं सारा दिन चिड़चिड़ा रहने लगा था। ऑफिस में भी लोग मेरी शिकायत करने लगे थे। अगर ये नौकरी चली जाती तो मैं कहीं का नहीं रहता, इसलिए मुझे अपने दिल और दिमाग को तरोताजा करना पड़ता। मगर जिसके दिल और दिमाग में इतना तूफान चलता हो वो भला ठीक कैसे रह सकता था। मजबूरन मैंने बीमारी का बहाना करके 2 हफ्ते की छुट्टी ली। इन्हीं दिनों में मैंने नोट किया कि अनुषे कुछ परेशान लग रही थी। कभी कभी मुझे लगता था कि वो रात को कमरे से कहीं चली जाती थी और जब मैं उठकर पूरे घर में उसे ढूंढता तो कहीं ना मिलती। मजबूरन जैसे ही मैं कमरे में वापस आता तो बेड पर सो रही होती थी। एक रात मैंने उसे जगाया, अनुषे तुम कहाँ चली गई थी? तब उसने मेरी तरफ देखा। यूसुफ, आपको दिखाई नहीं देता? मैं तो सो रही थी, बल्कि बाहर से तो आप आ रहे हैं। शायद वो उल्टा शक भरी नजरों से देखने लगी थी। इस बात पर मैं चुप हो गया और कोई जवाब दिए बिना
अपनी जगह पर लेट गया। हो सकता है मैंने कोई ख्वाब देखा हो। कुछ दिन के बाद से अनुषा उखड़ी उखड़ी से रहने लगी थी। मैंने उससे कई बार पूछा कि क्या परेशानी है, तो अजीब सी नजरों से मुझे देखती और कहती, क्या हुआ है आपको यूसुफ? मुझे आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं लगती। इसके इस तरह देखने पर मैं अपना सर पकड़ लेता। वो ठीक ही तो कह रही थी, मैं आजकल उल्टी सीधी बातें ही तो करता रहता था। पर इस बार सोच लिया था कि इस बात को तो सुलझाना ही पड़ेगा। और जैसे ही मैं अनुषा को मायके छोड़कर वापस आया तो देखा कि रोज की तरह वही जोड़ा इमरान के घर की छत पर लटका हुआ था। कुछ सोचकर मैं अंदर गया और सीढ़ियां चढ़कर सीधा छत पर आ गया। मेरी और इमरान की छत बिल्कुल मिली हुई थी। मैंने चारों ओर देखने के बाद उसकी छत पर छलांग लगाई और तार पर टंगे हुए कपड़े को हाथ लगाकर देखा। वो ताजा ताजा धुले हुए थे, इनमें से पानी टपक रहा था। मैंने कमीज वाले हिस्से को बीच में से फाड़ डाला और उन कपड़ों को गौर से देखने लगा जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया हुआ था। मेरे पूरे जिस्म में आग लगी हुई थी। मैं जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया और फिर अपने ससुराल की तरफ कार दौड़ाई। आज मुझे सच्चाई का पता लगाना था और आज दूध का दूध पानी का पानी करना था। मैंने तेज रफ्तार से कार चलाई थी और जैसे ही मैंने अनुषा के घर का दरवाजा खटखटाया तो अनुषा ने ही दरवाजा खोला। वो मुझे देखकर हैरान नहीं हुई थी क्योंकि मैं हमेशा ही वापस आ जाया करता था, लेकिन इसको देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी क्योंकि इसकी कमीज का दामन बीच में से ही फटा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने फाड़ा था। ये सब देखकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं अपने होशावास खो बैठा और बिना सोचे समझे अनुषा के गाल पर जोर का थप्पड़ दे मारा। वो इस हमले के लिए तैयार ही नहीं थी और चकरा कर गिर पड़ी और जोर जोर से चिल्लाकर सबको बुलाने लगी। माँ, भाई, अब्बू जी। इसके इस तरह के चिल्लाने पर सब के सब इकट्ठे हो गए थे और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। चलो मेरे साथ। मैं भी चिल्लाया। मेरी सास ने कहा, क्या हुआ बेटा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी सास ससुर हैरान परेशान और पूछने लगे। मेरी सांस फूल रही थी। आप ये सब अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछते? किसको बेवकूफ बना रही है ये? मैं इसकी तरफ इशारा करके उनको बताने लगा, मगर बेटा इसने क्या किया है? मेरे ससुर ने मेरा हाथ पकड़कर नरमी से पूछा, अंकल इससे पूछे कि इसकी कमीज कैसे फटी है। मैंने अपनी सास को बड़े गुस्से से कहा। मेरी बातों से वो सब चौंक कर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन इसकी कमीज तो अभी अभी गेट से अंदर आते हुए दरवाजे पर लगी कील में फंसकर फटी है बेटा। वो सब एक जबान होकर मुझे बताने लगे और अनुषा अभी तक जमीन पर बैठे आंसू बहाए जा रही थी। ये नहीं हो सकता, आप सब इसके साथ मिले हुए हैं, इसके झूठ में इसका साथ दे रहे हैं। मैं अब अपने दिमाग से बाहर हो चुका था और अनुषा को जबरदस्ती घसीटता हुआ वहां से ले आया। इसके माँ बाप गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अनुषा पूरे रास्ते रो रही थी, लेकिन मुझे अब इस पर जरा सा भी रहम नहीं आया था। घर पहुंचकर मैंने इसके बालों को पकड़ा और बोला, बताओ क्या चक्कर है तुम्हारा इमरान के साथ? ये क्या कह रहे हैं? वो मुसलसल रो रही थी, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह ना थी। मेरी बात सुनकर इसके चेहरे का रंग फक हो चुका था। ये क्या पागलपन है? आप इतना गलत कैसे सोच सकते हो? वो चिल्लाई, लेकिन मुझे अब इसकी कोई परवाह नहीं थी। मैं कोई गिरा हुआ इंसान नहीं था जो आंखों देखी मक्खी निकल लेता, मगर वो लगातार इनकार करती जा रही थी। मेरा गुस्से से बुरा हाल था। मैंने उससे कहा, अगर तुम सच बता दोगी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, बस तुम एक बार अपनी इस बात मान लो। मुझे लग रहा था कि मेरे दिमाग की नसें फट जाएगी और तभी अचानक मैंने देखा कि पुलिस वहां पहुंच गई थी। इनमें से एक लेडी कांस्टेबल आगे आते ही अनुषा को मेरे हाथों से छुड़ाया और उसे सोफे पर बिठा दिया। उसका बयान लेने लगी जबकि मुझे हथकड़ी डाल दी गई थी। ये सब क्या है? मैं चिल्लाया। ये तो बेटा आपको थाने चल के पता चल जाएगा। वो पुलिस इंस्पेक्टर हंसने लगा और मुझे घसीटता हुआ पुलिस की गाड़ी में डाला, जबकि जाते वक्त मेरे कानों में अनुषा की आवाज लगातार गूंजती जा रही थी। ये मेरा शौहर पागल है, पहले दिन से इसे पागलपन के दौरे पड़ते आ रहे हैं। अनुषा पुलिस को बताया जा रही थी और मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो जिससे मैंने अपने दिलो जान से चाहा था, वो ये क्या कह रही थी? जेल में आज मेरा दूसरा दिन था और अनुषा ने मेरी खबर तक ना ली थी। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। जो कुछ भी उसने पुलिस को बताया था, मैं एक दिमागी मरीज हूँ और मुझे पागलपन के दौरे पड़ते हैं, तब मैं उस पर जुल्म करता हूँ। इसका ये कहना था कि इसने ये बात अपने माँ बाप को कभी नहीं बताई, लेकिन उस दिन उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उस रात पुलिस को इमरान ने कॉल किया था, जो मेरा पड़ोसी था और जिसकी वजह से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। मुझ पे वार किए जा रहे थे। ये सब क्या था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अनुषा ने मेरे खिलाफ केस फाइल किया था और ना जाने
क्या क्या इल्जाम लगाए थे मुझ पर। मेरे माँ बाप बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन मेरी जमानत नहीं हो पा रही थी। मामले के मुताबिक मेरा मेडिकल चेकअप होना था और रिपोर्ट आने के बाद ही मेरी जमानत हो सकती थी। और 2 दिन बाद जब डॉक्टर ने मुझसे सवाल पूछे तो मैंने उसको सारा किस्सा सुना दिया, जिसे सुनकर वो भी मुझे ऐसी नजर से देखने लगे जैसे मैं कोई पागल हूँ। और इनके इस तरह देखने पर मुझे अचानक गुस्सा आ गया। आपको क्या लगता है मैं पागल हूँ? मैंने गुस्से में आकर पूछा तो वो मुझे समझाने लगे। देखिए यूसुफ साहब, आप जो किस्सा बता रहे हैं वो नामुमकिन सी बात है। इत्तेफाक 1 या 2 बार हो सकता है लेकिन बार बार नहीं। वो आराम से कह रहा था और मेरी सांसें भरने लगी थी। डॉक्टर साहब, यही तो मैं समझा रहा हूँ, वो इत्तेफाक नहीं था। मैं अब अपने आप को काबू नहीं रख पा रहा था और डॉक्टर ने मेरी हाँ में हाँ मिलाकर मुझे खामोश कर दिया था, जबकि अपनी रिपोर्ट में उन्होंने मुझे एक दिमागी मरीज ही बना दिया था। जिसके बाद जज ने मुझे 3 महीने के लिए मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। मैं चीखता चलाता रहा कि मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन वहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सब लोग मुझे तरस बड़ी निगाहों से देखे जा रहे थे। मुझे अस्पताल में हर जगह यही सुनना पड़ा, बेचारा कितना खूबसूरत नौजवान है, देखो न जाने क्या सदमा लेकर अपने होश खो बैठा है। एक नर्स ने मुझे देखकर दूसरी नर्स से कहा, जबकि मैं सचमुच पागलों की तरह बुद्धू बना बैठा था। इन महीनों में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वो मेरी समझ से बाहर था। शायद मैं सचमुच पागल हो चुका था। मुझे पागल खाने में 1 हफ्ता हो चुका था। जब मुझसे कोई मिलने आया, मैं मुलाकात वाली जगह पर पहुंचा तो वहाँ इमरान और अनुषे को देखकर मुझे जोर का झटका लगा। तुम दोनों एक साथ? मैं बस इतना ही कह सकता था। हाँ यूसुफ, दोनों साथ इसलिए आए हैं ताकि तुम्हारी गलती बता सके। वो मुस्कुराया। तुम्हें इमामा याद है? अचानक उसने पूछा। कौन इमामा? मैंने उससे कहा, हाँ तुम्हें कैसे याद होगी भला, क्योंकि तुमने तो कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक न जाने कितनी लड़कियों को इश्क के जाल में फंसाया होगा, जिनमें एक लड़की इमामा भी थी जो कि मेरी छोटी बहन थी और वो दूसरी लड़कियों से बहुत अलग थी, बहुत नरम दिल थी। वो तुम्हारे टाइम को सच्ची मोहब्बत समझ बैठी थी और तुमने उसे शादी करने से इनकार कर दिया कि तुम उसे अपना सिर्फ दोस्त समझते थे और कुछ नहीं। तब इस मासूम लड़की ने छत से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की, जिसमें वो बच तो गई लेकिन हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो गई और अब तक वो सिर्फ दवा के सहारे ही जिंदा है। मैं जब भी अपनी बहन को इस हालत में देखता था तब मुझे उस आदमी से सख्त नफरत महसूस होती थी। फिर एक दिन मुझे इमामा की डायरी मिल गई जिसमें उसने तुम्हारे बारे में सब कुछ लिखा था और उसी दिन मैंने तुमसे बदला लेने का फैसला किया। मैं तुम्हें बर्बाद कर देना चाहता था। सबसे पहले तो मैंने तुम्हारे घर के बगल में घर खरीद लिया और अनुषा जो मेरी ऑफिस में काम किया करती थी, इसकी छोटी सी जॉब थी, बड़ी मुश्किल से इसका घर का खर्चा चलता था, लेकिन ये बहुत खूबसूरत थी इसलिए मैंने अनुषा को एक बड़ी रकम के बदले में ये सब नाटक करने को कहा था। और मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा था जब तुमने अनुषा को पहले ही नजर में पसंद कर लिया था। मुझे पता था कि तुम अनुषा जैसी खूबसूरत लड़की को तुम कभी इग्नोर नहीं कर सकते और तुमने अनुषा से शादी कर ली। फिर मैंने जो प्लान बनाया था उसको अंजाम देना शुरू कर दिया। पहले तो तुमने कई दिन तक मेरे घर की तरफ नहीं देखा, मगर एक दिन तुम्हारी भटकती हुई नजर मेरी छत पर पड़ गई जो कि तुम्हारी बर्बादी की वजह बन गई। और यही नहीं, मैंने अनुषा को कुछ ऐसी दवाइयां भी दी थी जिससे तुम अपना होश खो बैठो और तुम्हें गुस्सा आता रहे, ताकि हर कोई तुमको पागल समझे। ये सब बताते हुए वो बहुत खुश लग रहा था। इसके होंठों पर जीत वाली हंसी थी जबकि अनुषा खामोश खड़ी थी। मुझे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा था। अब मुझे गुस्सा नहीं आया करता था क्योंकि मैं एक नरम मिजाज किस्म का बंदा था और ये सब इमरान की दी हुई दवाइयों का असर था, जबकि यहाँ मुझे खामोश रहने की दवाई दी जाती थी। अब मुझे पागलपन के दौरे नहीं पड़ते थे और आज भी मैं पूरे होशवास में था। मेरी बड़ी मुश्किल से अपना मुंह खोला और बोला, इमामा के साथ जो कुछ हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। इमामा और मैं क्लासमेट थे, लेकिन इमामा जिस यूसुफ को चाहती थी वो हमसे सीनियर था। मेरी तो इमामा से कभी हाय हेलो भी नहीं हुई थी। वो हर वक्त फाइनल ईयर के लिए यूसुफ के साथ दिखाई देती थी जो एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद था और हर रोज एक नई लड़कियों को फंसाता था। मुझे सब कुछ पता था कि मामा ने यूनिवर्सिटी आना क्यों बंद कर दिया था। मुझे बस अपनी पढ़ाई से मतलब था और जब तुमने इमामा की डायरी में यूसुफ का नाम लिखा देखा तब बदकिस्मती से उसकी क्लास में जो यूसुफ था वो मैं था। तुमने बस इसकी क्लास में मुझे देख के मुझे वो यूसुफ समझ लिया कि मैं ही वो यूसुफ हूँ और आ गई मेरी जिंदगी बर्बाद करने। कम से कम एक बार किसी से पूछ तो लेते कि मामा के साथ कौन होता था। सदमे और दर्द से मेरा बुरा हाल था। मुझे इस गुनाह की सजा मिली थी जो मैंने किया ही नहीं था। मेरी कहानी सुनकर इमरान और अनुषा सदमे में
आ चुके थे। इन दोनों के चेहरे देखने लायक थे, जबकि मैं खुश था कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया था। उस दिन तो वो दोनों चले गए और 2 दिन बाद ही मुझे छोड़ दिया गया। इमरान और अनुषा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। जब मुझे पता चला तो मैंने जल्दी से अपने वकील से बात की और उन दोनों को माफ कर दिया। मैं जानता था उन्होंने जुर्म किया था, लेकिन अनुषा ने गरीबी से आकर ये ऑफर कबूल किया था। वो अपने बीमार बाप की दवाइयाँ और घर का खर्चा पूरा नहीं कर पा रही थी और इमरान ने बदले की आग में ये सब किया था। मैं अपने घर वापस लौट चुका था, लेकिन मैं चौंक गया जब वहाँ मैंने अनुषा को मेरा इंतजार करते हुए पाया। अनुषा, तुम यहाँ, मैं आपकी गुनाहगार हूँ, मुझे माफ कर दो, और अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है तो मुझे अपनी जिंदगी से मत निकाल देना। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है यूसुफ जैसे इंसान मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मैं आपको बिल्कुल खोना नहीं चाहती। वो सिसकते हुए मेरे कदमों में गिर गई थी। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। मैं उसे नफरत करने की लाख कोशिश करता, लेकिन ये दिल इसके एक आंसू से ही पिघल चुका था। वह अब भी मेरी बीवी थी। मैंने उसके कंधों को पकड़कर उसे उठाया और उसके आंसू पोंछे। अनुषा, अगर तुम वाकई अपने किए पे शर्मिंदा हो तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ, मगर ये याद रखना कि मैं भी एक इंसान हूँ, शायद बार बार माफ ना कर सकूं। मेरी बातों पर वो फूट फूट कर रोने लगी और मैंने दिल में ये सोचा कि ये पछतावे के आंसू है। इसका मतलब है कि अनुषा को सच में मुझसे मोहब्बत हो गई थी। मैंने खुदा का शुक्रिया अदा किया जिसने मुझे मेरा सब कुछ वापस दिला दिया था, वरना एक गलत फहमी की वजह से मेरी पूरी जिंदगी तबाह होने जा रही थी। इसलिए बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं कि कोई भी काम करो तो सोच समझ कर करना चाहिए। तो भाई और बहनों, अगर मेरी आज कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय दीजिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।